नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। सबसे पहले बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ जगह जगह से अस्पतालों की लापरवाही और बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पूर्णिया के सदर अस्पताल में जांच के लिए आए लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई, जबकि कोरोना पॉजिटिव मरीज बिना किसी ट्रीटमेंट के अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पे नजर आ रहे हैं। इन्हें ना तो इलाज मिल रहा है, ना ही दवाइयाँ। कटिहार से भी इसी तरह की तस्वीर आ रही हैं और खबरें भी। यहाँ एक मरीज को बिना टेस्ट किए कोरोना रिपोर्ट निगेटिव की रिपोर्ट थमा दी गई। ये मरीज हल्के लक्षण के बाद 4 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहा था। कटिहार में एक अस्पताल में इलाज में देरी और ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। एक और तस्वीर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले सिवान से आई है, जिसमें लोग अस्पताल में इलाज नहीं मिलने की बात कह रहे हैं। ये वीडियो ट्वीट करके तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। चौथी महत्वपूर्ण बात बिहार की को लेकर यह है कि केंद्र की 3 सदस्यों की टीम ने बढ़ते मामलों को लेकर के आज बिहार का दौरा किया है। और देखिए, यहाँ पे डॉक्टर रहे थे, यहाँ पे जो डॉक्टर थे वो भी चले गए और खाली। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक कोरोना अस्पताल में बारिश का पानी तेजी से अंदर गिर रहा है और इसे रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने इंतजाम भी नहीं किए। बारिश का पानी गिरने से मरीज परेशान होते रहे। बाद में अस्पताल ने सफाई दी कि सभी मरीजों को दूसरे वार्ड में सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। वीडियो संज्ञान में आया है। ये एक निजी मेडिकल कॉलेज, राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज का वीडियो है। सुबह सुबह जैसे ही ये वीडियो संज्ञान में आया तो उनके प्रबंधन वगैरह से बात की गई। हमारे भी नोडल अधिकारी वहाँ पे तैनात हैं। तो ये पता चला कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण वहाँ पे एक प्लम्बिंग फेलियर हो गया था, जिसके कारण ये एकदम से रेन वाटर गिरने लगा बरसात के समय। तत्काल जो है वहाँ से जितने भी रोगी भर्ती थे उनको हटाया गया और रिपेयर कल ही इसको करा के ठीक कर दिया गया। अभी स्थिति कंट्रोल है। असम में कोरोना के मामले 24,000 पार कर गया है। असम में करीब 97 लोगों की मौत हुई है। असम में कोरोना के 7,900 एक्टिव केस हैं। असम में 24 घंटे में 1,018 नए केस हुए। 15 जून के बाद से करीब 8,000 केस आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में असम में 577 नए केस आए हैं। असम में कोरोना वायरस के संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं। अभी तक असम में 24,000 केसेस हो गए हैं और कल भी 1,000 से भी ज़्यादा केस हुए हैं, जिसमें 500 से भी ज़्यादा पॉजिटिव केस गुवाहाटी से निकले हैं। तो पिछले अगर एक हफ्ते की बात की जाए तो लगभग हर दिन 1,000 से ज़्यादा केसेस असम में आए हैं और लगभग हर दिन एवरेज में 500 से भी ज़्यादा केसेस गुवाहाटी से आए हैं। ये एक बहुत ही ग्रिम सिचुएशन है, क्योंकि असम उन 5 राज्यों में पड़ता है जहाँ पे कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है। यहाँ पे जो सरकार का ये दावा है कि नंबर्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बहुत एग्रेसिवली टेस्टिंग भी हो रही है। असम उन राज्य में है जहां पे बहुत ज़्यादा टेस्टिंग हुई है। 6 लाख से भी ज़्यादा टेस्टिंग असम ने कर लिया है अभी तक। और रैपिड एंटीजन टेस्ट पे पूरे गुवाहाटी में टेस्टिंग एरिया वाइज हॉटस्पॉट्स को चुन चुन के किया जा रहा है। मगर इसके बीच जो 3 हफ्ते का लॉकडाउन चला गुवाहाटी में, उसको आज धीरे धीरे से खोल दिया जाएगा। बहुत रेस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं, जैसे कि ऑल्टरनेटिव रास्ते के एक साइड में दुकान अगर खुली होगी दूसरे साइड में नहीं हो पाएगी। ऑल्टरनेटिव डेज पे साइड चेंज किया जाएगा, कौन से दुकानें खुली रहेंगी। और सुबह के शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा पूरे गुवाहाटी में। और पूरे राज्य में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, जहां पे कि पूरी तरह से लोग अंदर रहेंगे। इमरजेंसी के अलावा लोग बाहर नहीं आ सकते हैं। प्राइवेट व्हीकल लोग इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने ड्यूटीज़ में जाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसर्स 30% अटेंडेंस लेके ही काम कर पाएंगे। इसके साथ जो बाकी सिनेमा हॉल्स हैं, जिम्स हैं, फिर रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनको अभी भी बंद रखा जाएगा। ये जो ग्रेडेड ओपनिंग हो रही है गुवाहाटी में, ऐसे वक्त में हो रही है जहाँ पे नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक चैलेंज रहेगा सिर्फ सरकार के लिए नहीं, लोगों के लिए भी, कि किस तरह से ये ओपनिंग जो सरकार कर रही है इसमें लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाए और सरकार की सहायता करें। सरकार के लिए इसलिए चैलेंज रहेगा क्योंकि असम एक तरफ कोरोना वायरस का प्रकोप है, दूसरी तरफ बाढ़ का प्रकोप है, दोनों से जूझ रहा है। बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सा सुधार हुआ है, मगर अभी भी बारिश जारी है बहुत जगह पे, तो ये स्थिति फिर से नाजुक बन सकती है। सरकार के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारे सरकार के जो फ्रंटलाइनर्स हैं, जैसे पुलिस है,
हेल्थ पर्सनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ये भी इन्फेक्टेड हैं। तो इसके चलते सरकार ये अगला एक हफ्ता है इसको किस तरह से मैनेज करेगी ये देखने लायक बात रहेगी। सरकार ने एक फैसला लिया है कि 22 जुलाई से इंटरस्टेट मूवमेंट को बैन कर देगी, सिर्फ इमरजेंसी मूवमेंट अलाउ रहेगी। कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या के मामले में पुलिस ने जय वाजपेयी और उसके एक साथी प्रशांत को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि घटना वाले दिन जय वाजपेयी ने प्रशांत के साथ विकास दुबे के घर पहुंचकर उसे 2 लाख रुपए और 25 कारतूस दिए थे। बाद में वो विकास के गैंग को सुरक्षित जगह पहुंचने के लिए 4 जुलाई को 3 बिना नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ियां लेकर जा रहा था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के वजह से उसे गाड़ियां छोड़नी पड़ी। देश प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं असम की। असम की बाढ़ में अब तक 73 लोग मारे जा चुके हैं और 40 लाख लोगों पर इसका असर पड़ा है, लेकिन जानवरों की हालत भी काफ़ी बुरी है। यहाँ पर के काजीरंगा नेशनल पार्क और बाघ अभयारण्य का 85% हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। वहाँ 85 जानवरों की मौत हो चुकी है, जिनमें गैंडे, हिरन, जंगली सुअर शामिल हैं। अब तक 125 जानवरों को बचाया भी जा चुका है। ये 1988 के बाद का 6ठी सबसे बड़ी बाढ़ है। बीते हफ्ते मुख्यमंत्री ने पार्क जाकर हालात का जायजा भी लिया था। और ये स्थिति देख सकते हैं, पूरा काजीरंगा का जो 85% हिस्सा है वो डूब चुका है पानी में। जानवर जो है वो ऊंचे जगहों पर उन्होंने शरण लिया हुआ है। असम के कछार जिले में बराक नदी का जलस्तर कुछ कम हुआ है, बावजूद इसके बाढ़ के हालात बरकरार हैं। यहां निचले इलाकों में बड़ी तादाद में लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हुए हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का बड़ा इलाका बाढ़ में डूबा है। कई जानवर इस बाढ़ में मारे जा चुके हैं। ये गैंडा खुशनसीब है कि बच गया। थका हारा वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठा दिखा। चारों ओर खड़े फॉरेस्ट गार्ड्स आसपास से गुजर रही गाड़ियों को उससे दूर रख रहे हैं। गैंडों के लिए मशहूर इस पार्क में 7 गैंडे अब तक बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। उनके अलावा 91 अन्य बड़े जानवरों की भी पानी में डूबने से मौत हुई है। वन विभाग का कहना है कि बाढ़ का पानी अब उतरना शुरू हो गया है। बाढ़ ने कई रिहायशी इलाकों में भी जमकर कहर ढाया है। हालांकि ऊपरी और केंद्रीय असम के जिलों में बाढ़ के हालात कुछ सुधरे हैं, लेकिन निचले असम में भारी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बांग्लादेश से सटे धुबरी और दक्षिण सालमारा जिलों के दूरदराज इलाकों में हालात सबसे खराब हैं। यहाँ के फकीरगंज इलाके में सैकड़ों घर बाढ़ में डूब गए। कई लोग जैसे तैसे अपने घरों का जरूरी सामान लेकर ऊंचे इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अब ज्यादा जगह बची नहीं है। ऐसे में ये लोग जाएं भी तो कहाँ। यहाँ पर रहने की जगह कहाँ है? हर घर में पानी है। लोग ऊंची जमीन की तलाश में हैं। राहत मिल नहीं रही और नेता गायब है। यहाँ बहुत जमीन कट गई है। पंचायत दफ्तर बह गया। कई और संस्थानों का भी यही हाल हुआ। हम सड़कों पर हैं, पता नहीं कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। निचले असम का बारपेटा भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ भी ऊंची जगहों पर लोगों की ऐसी ही भीड़ दिख रही है। मौसम विभाग ने 21 जुलाई तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अगले कुछ दिन तक इन लोगों के लिए हालात और बिगड़ सकते हैं। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और एक बार फिर काजीरंगा की बात कर लेते हैं और साथ में ही बाघ अभयारण्य की भी। दोनों जगहों में करीब 85% हिस्सा जो है पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ पर आपको बता दें कि 85 जानवरों की मौत भी हो चुकी है, जिनमें गैंडे हैं, हिरन है, जंगली सुअर है, बाकी जानवर हैं। लेकिन 125 जानवरों को बचाया भी
गया है। हमारे सहयोगी रतनदीप हमारे साथ है। रतनदीप, बताइए क्या हाल है काजीरंगा का? काजीरंगा के हाल में सुधार हुआ है, अब पानी धीरे धीरे से उतर रहा है। आज राज्य के जो वित्त मंत्री हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हिमंत बिश्वा शर्मा, वो काजीरंगा के दौरे में गए हुए हैं। जायजा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना क्षति हुआ है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का, ताकि फिर से वो फंड एलोकेट कर पाए उसको रिबिल्ड करने के लिए। इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी दौरे पे गए थे। काजीरंगा में 100 से भी ज्यादा जो एनिमल्स है उनकी डेथ हुई है। इसमें काफी सारे राइनोस भी हैं, मगर जो अच्छी बात ये रही कि बहुत एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया और लोगों ने भी बहुत साथ दिया असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का इस पूरे अभियान में। अब पानी उतर रहा है और जो हायर ग्राउंड्स है, जो हाई रेज ग्राउंड्स है काजीरंगा में और जो से सटा हुआ जिला है करबी अंगलोंग, वहां पे जो फुट हिल्स हैं करबी अंगलोंग के, करबी पहाड़ी के, वहां पे चले जाते हैं जानवर। तो अब वो जब रिटर्न करेंगे, अब इसमें से जितने भी एनिमल कॉरिडोर्स हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि उनको वो जब रिटर्न करेंगे, वो जब एनिमल कॉरिडोर से नेशनल हाईवे को क्रॉस करेंगे, क्योंकि काजीरंगा और से सटा हुआ है नेशनल हाईवे, और इसके ऊपर से ही जानवर जब पास करते हैं, क्योंकि ये उनका ट्रेडिशनल जाने का रास्ता है। इसके बीच हाईवे बन गया, इसके चारों तरफ वहां पे रिजॉर्ट्स बन गए, वहां पे ढाबा बन गए, मगर इन सबको अब साथ में लेके ही ये ऑपरेशन चला रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ताकि वहां पे एनिमल्स को फिर से वो जो वापस आएंगे, जैसे ही फ्लड का पानी उतरेगा तो जब वापस आएंगे, उस ऑपरेशन की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। मगर बहुत सारे इलाके अभी भी फ्लडेड हैं, बहुत सारे एंटी पोचिंग कैंप्स जो है काजीरंगा के वो फ्लडेड हैं, और दाद देनी पड़ेगी जो फ्रंट लाइन फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, महीनों तक वो गांव जंगलों के अंदर हैं, उनके जो फॉरेस्ट कैंप्स हैं उनमें पानी घुस गया है, और उनमें पानी घुसने के बावजूद उन्होंने वो पेट्रोलिंग जारी रखा, और मैंने अब तक कोई भी पोचिंग की कोई घटना काजीरंगा में नहीं है इस बार बाढ़ में। रतनदीप, एक तस्वीर हम देख रहे थे किस तरह से एक जो राइनो है वो हाईवे पे आ गया था, वहां पे भीड़ जमा है, जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जानवर हाईवे पे, सड़कों पे, ऊंचे जगहों पे आके शरण ली है उन्होंने। जी हाँ, क्योंकि ये एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जानवर का। जब काजीरंगा की अगर हम बात करें तो काजीरंगा बेसिकली ब्रह्मपुत्र वैली पे है। ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा के एक ओर से बहती हुई जाती है, और जब ब्रह्मपुत्र में पानी का उफान आता है तब काजीरंगा के अंदर पानी आ जाता है, क्योंकि काजीरंगा का बहुत सारा इलाका ग्रास लैंड है, जो कि जिसका जो वाटर लेवल से बहुत पास है, जो ग्रास लैंड है। इसके चलते वो जब पूरा हो जाता है तो वहां पे ही कुछ हाईलैंड्स बने हुए हैं काजीरंगा में, वहां पे शरण लेते हैं, और कुछ जानवर आगे आ जाते हैं, कुछ जानवर हाईवे में भी शरण ले लेते हैं, क्योंकि उनको हाईवे एक हाईलैंड की तरह दिखता है। ये जो पर्टिकुलर आपने राइनो की बात की, जो विजुअल्स हमने भी चलाया आज से 2-3 दिन पहले, इस राइनो का केस थोड़ा दूसरा है, क्योंकि इसके आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो पानी में आंखों में प्रॉब्लम होने के कारण वो तैर नहीं सकता है, इसलिए पानी से उसको डर लगता है। इसीलिए वो हाईवे को ही हाई लैंड समझ के वहां पे रह गया, मगर इसके बाद धीरे धीरे से वो चला गया है। जी रतनदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ का खतरा और बड़ा होता जा रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है और इलाके में भारी जल जमाव है। पिछले कई दिनों से असम के कई हिस्से जो है बाढ़ में डूबे हुए हैं और बड़ी तादाद में लोग विस्थापित भी हुए हैं। उत्तराखंड में के चमोली के पिपली कोटी में फंसे लोगों को निकालने का काम किया जा रहा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते कई लोग फंस गए। इस बचाव अभियान में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुंशियारी इलाके में बादल फटने से 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हैं। ये घटना यहां के गेला गांव की है, जिसमें से 20 से ज़्यादा लोग लापता भी हैं। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। इसके अलावा भारी बारिश के वजह से गोरी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे यहाँ के 5 घर जो है बह गए। प्रशासन ने इन घरों से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, उन्हें ऊंची जगह पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन
इस इलाके के 30 और घरों को खतरा बताया जा रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तेज बारिश की वजह से एक पुल बह गया, जिससे लोगों को आने जाने में अब काफी मुश्किलें पेश आने लगी हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 3 दिन और बारिश की आशंका जताई है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों के बीच आपसी संपर्क टूट गया है। पिथौरागढ़ मुंशियारी रोड पर मदखोट में मौजूदा एक पुल का हिस्सा भारी बारिश में टूट कर बह गया, जिससे कई गांवों से उसका संपर्क खत्म हो गया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के खरोगला नाले में जबरदस्त बारिश से अचानक बाढ़ आ गई। इसके चलते कई लोग इसमें फंस गए। बाद में पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर रस्सियों के सहारे इन्हें बाहर निकाला है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सेब के बाग और सेब की खेती बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खरोला नल्ला में अचानक आए फ्लैश फ्लड ने सेब की खेती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिहार के कटिहार जिले में महानंदा नदी उफान पे है, लेकिन यहाँ पे स्टंट करने वाले खतरों से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोग 40 से 50 फुट की ऊंचाई से पानी में छलांग लगा रहे हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। हैरानी की बात है, प्रशासन और पुलिस इन्हें रोक नहीं रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर में एक नया कौशल दिखाया। हरेली त्योहार के मौके पर वो 2 बांसों पर चलते नजर आए। यह कई राज्यों की लोक परंपरा का हिस्सा है और इसे साधना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री ने बहुत सहजता से ये काम किया है। आप देख सकते हैं भूपेश बघेल को किस आसानी से वो 2 बांसों के सहारे आराम से चल रहे हैं। केरल के कोच्चि जिले के चेल्लानम गांव में तेज लहरों के चलते समंदर का पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी घरों में घुस आया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन सिर्फ राज्य के उन इलाकों के लोग ही यात्रा पर जा सकते हैं जो हॉट स्पॉट में नहीं आते। लेकिन कई ऐसे यात्री हैं जो केदारनाथ जा रहे हैं, वो काफी मायूस और नाराज हैं। उन्हें दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जबकि सरकार अपने विज्ञापन में कह रही है कि लोग केदार दर्शन के लिए आ सकते हैं। कोरोना संकट के दौर में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा खुल चुकी है, लेकिन अभी सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए, वो भी जो हॉटस्पॉट इलाकों से न हो। ऐसे में राज्य के कोने कोने से कई श्रद्धालु इन पौराणिक तीर्थ स्थलों में पहुंच रहे हैं, लेकिन केदारनाथ जाने वाले यात्री निराश हैं। मंदिर तक पहुंचने के बावजूद उन्हें दर्शनों के लिए अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। अब श्रद्धालु इतनी दूर से आ रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, अपने भक्ति से आ रहे हैं, अपनी 18 किलोमीटर की ट्रैक करके आ रहे हैं और यहाँ पे आके भोले बाबा के दर्शन भी नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से एक बार दर्शन करा दे, इतना ही काफ़ी है। टच ना कराए, कुछ ना कराए, पर दर्शन तो होने चाहिए एटलीस्ट यहाँ पे। केदारनाथ पहुंचने के लिए पहले यात्रियों को ई पास बनवाना होता है, फिर मौसम की मार झेलते हुए गौरी कुंड से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर केदारनाथ पहुंचते हैं। इसके बावजूद दर्शन नहीं हो पाने से वो निराश होकर लौट रहे हैं। हम श्री केदारनाथ धाम 18 किलोमीटर पैदल चल के गए, फिर भी हमें वहां जाकर दर्शन नहीं करने दिए गए। हमें वहां पर दरवाजे से ही वापसी कर दिया गया और हमारे पास में भी साफ लिखा था कि श्री केदारनाथ दर्शन, पर हमें दर्शन करने नहीं दिए गए। इससे हमें बहुत दुख हुआ और हमारी यात्रा सफल नहीं हो पाई। जिला प्रशासन इसके लिए कोरोना संकट का हवाला दे रहा है। मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति होती थी। इस बार जिला प्रशासन ने जो इसमें आदेश जारी किए थे सबसे डिस्कस करते हुए, उसमें तय किया गया था क्योंकि अगर सभी लोग अंदर जाएंगे और फिर शिवलिंग को छुएंगे और उससे एक संभावना बनी रहेगी संक्रमण फैलने की, तो जब तक ये कोविड का एपिसोड चल रहा है
तब तक ये था कि गर्भगृह के अंदर ना जाएं और बाहर से दर्शन कर लें। कोरोना संकट के दौर में एहतियात बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे में 4 धाम यात्रा खोल दी गई है और सरकार केदारनाथ दर्शन की बात कर रही है, जबकि दर्शन की इजाजत नहीं है। जब मंदिर में दर्शन की इजाजत है ही नहीं तो ये बात यात्रियों को पहले से ही क्यों नहीं बताई जा रही है। दिनेश मानसेरा की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।